हेलो दोस्तों, मैं नीतू इस PYQ रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत करती हूँ। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं UGC नेट के जितने भी प्रश्न पत्र अभी तक हुए हैं सभी देख रहे हैं। तो अभी तक जितने भी 2004 से 19 तक जितने भी प्रश्न पत्र हो चुके हैं सभी मैंने ऑलरेडी करा चुका है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देख लें आपके एग्ज़ाम के लिए। और चलिए, आज का जो प्रश्न पत्र है ये जून का है। द्वितीय प्रश्न पत्र है ये जून 2020 का। और इसमें देखते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो मैं शुरू से करा रही हूँ, तो आप देखें इसे। और भाषा साहित्य जो कि आपकी UGC नेट की यूनिट 1 में लगी है, वहाँ से मैंने 500 से 600 के लगभग MCQ कराया है टॉपिक वाइज, तो आप उसे भी देख सकते हैं। वो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहने वाली है वो वीडियो। तो चलते हैं आज के प्रश्न के ऊपर। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंच पाए। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? आज का पहला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? देख सकते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में जून जो 2020 में हुई थी, इससे पहले वाले सीरीज में करवाया था और वहाँ अरबी दी गई थी। और यहाँ पे ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर जो है ये तुर्की यहाँ पर दे दिया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है थोड़ा। तो तुर्की जो है आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है क्योंकि तुर्की सामी परिवार की भाषा है, जबकि अन्य संस्कृत, प्राकृत, अंग्रेजी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत आती हैं। तो तुर्की और अरबी ये जो है ये आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है। तो पहले ऑप्शन में हमने अरबी देखा था और इस ऑप्शन में यानी कि सेकंड पाली में जो प्रश्न पूछा गया इसमें ऑप्शन बदल दिया गया है, तुर्की है। तो आपको इस तरह ध्यान में रखना है कि आर्य भाषाएं कौन सी हैं कौन सी नहीं हैं। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है यौगिक नहीं? अब देखिए कि ये एकदम जो दूसरे प्रश्न पे पूछा गया था वही एकदम पूछा गया है प्रश्न, लेकिन थोड़ा सा ऑप्शन अलग है। तो ये जो पीला है ये रूढ़ शब्द नहीं है, रूढ़ शब्द है, यौगिक नहीं है, ठीक है। और घुड़सवार, झटपट, पंकज ये सारे क्या हैं? यौगिक शब्द हैं। तो रूढ़ पीला जो है ये रूढ़ शब्द है, झटपट, घुड़सवार यौगिक शब्द के अंतर्गत आएंगे और पंकज भी जो है ये योगरूढ़ शब्द है। तो उत्पत्ति या रचना की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। रूढ़ किसे कहा जाता है? जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं तथा जिसके खंड का कोई अर्थ ना निकले उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कान, नाक, आँख ये सारे क्या हो गए? तो ये रूढ़ हो गए। आगे यौगिक किसे कहा जाता है? जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हो तथा जिनके प्रत्येक खंड का कोई अर्थ हो उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे घुड़ प्लस साल क्या है? गुरसाल। आग प्लस बबूला, आग बबूला। तो इस तरह जो शब्द बनते हैं 2 शब्दों के योग से इसे यौगिक शब्द कहा जाता है। और योगरूढ़ देखते हैं क्या है? तो जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हो परंतु एक विशेष अर्थ के लिए जाना जाता है उन्हें योगरूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे लंबोदर, दशानन। तो लंबोदर जैसे गणेश को कहा जाता है, दशानन जैसे रावण को कहा जाता है, तो जिसका कुछ विशेष अलग से अर्थ भी हो तो उसे क्या कहा जाता है? योगरूढ़ कहा जाता है। और योगरूढ़ का जो आप देख सकते हैं एक समास के भी अंतर्गत आता है, तो अब बताइएगा कि वो कौन सा समास है जो योगरूढ़ शब्द से मिलता जुलता है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का है? तो ये दाग जो है ये फारसी शब्द है। फारसी भाषा के अन्य शब्द कुछ देख लेते हैं। आराम है, अफसोस है, खामोश है,
खरगोश है, खुश है, आमदनी है, तो देख सकते हैं तालिब शाह और ये शाह। तो ये कुछ इस तरह के जो शब्द हैं ये फारसी के ज़्यादातर अंतर्गत आता है। औरत ये अरबी भाषा है तथा फीस ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो इसे भी ध्यान में रखना है अलग से आपको। थोड़ा सा ये कोटेशन है, लंबा है लेकिन देखना ज़रूरी है कि नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है, वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए एकदम असहाय है। अब देखिए कि ऐसे कौन से हैं। उपयुक्त कथन किस लेखक ने किस लेखक के बारे में कहा है, कितना महत्वपूर्ण है ये बात, विचार कि डरता है, घबराता है, पंडित सर हिलाता है, तो किसने किसके बारे में कहा है। तो ये जो कहा है उक्त कथन किसका है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए कहा है। रामचंद्र शुक्ल के लिए किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। और ये वही हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं जो शुक्ल जी के बातों से अपोजिट चलते हैं शुरू से ही। जितना आप देख सकते हैं उनके विचारों में मतभेद पाया गया है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इनके विचारों को रखना भी जरूरी समझा है। तो ये होता है आलोचकों का काम, समालोचकों का काम, जो दृष्टिकोण होता है इनके सोचने का वो थोड़ा आम आदमी से भिन्न होता है। चलिए अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पंच विराल में शामिल नहीं है। तो नहीं पूछा गया है, और ये लुइपा का जो पंच विराल उसमें दिया गया है, एक पंक्ति था, ठीक है, तो उसमें पंच विडाल की बातें की गई है, तो इसमें शामिल नहीं बोला जा रहा है शुक्ल के अनुसार। तो इसमें शामिल क्या क्या है ये आप देख लें। आलस्य है, हिंसा है, चिकित्सा है, काम है और मोह है। ये 5 प्रतिबंध जो है पंच विडाल के अंतर्गत शामिल हैं। तो इसमें शामिल क्या नहीं है, तो ये अहंकार नहीं होगा, बाकी आलस्य, चिकित्सा, मोह ये तीनों होगा। और आगे जो है आलस्य, हिंसा, चिकित्सा, काम और मोह, ये 5 को आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न किसी भी तरह से पूछ लिया जा सकता है। अगला प्रश्न है अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योगमार्गी बौद्धों की असंप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शती के अंतिम चरण में लगता है। तो ये कथन किसका है, तो ये शुक्ल जी द्वारा कहा गया है, क्योंकि उन्होंने ही प्राकृताभास हिंदी के बारे में सबसे पहले बात की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये देखिए थोड़ा सा लंबा है लेकिन प्रमुख है। 7-8 वर्षों की संचित ज्ञान राशि सामने हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सारणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभूत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल काल कर्म से गुथी उपयुक्त वृत्तमालाएं। अब देखिए कि वृत्तमालाएं किसे कहा गया है, तो ऐतिहासिक जो कि कौन थे, एक तो थे शिव सिंह सेंगर और ग्रेसन। इनकी रचनाओं को किसने वृत्त संग्रह के नाम से कहा है, तो ये शुक्ल जी का है। आगे देखते हैं। साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी। अब ये देखिए कि पूरा ही पैराग्राफ जो है हिंदी साहित्य से उठा लिया गया है, ये शुक्ल जी से है। सारे रचनाकाल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकती। यानी कि इन्होंने टोटल फोकस दिया है कि जितने भी हिंदी साहित्य की रचनाएं हुई है उनको इन्होंने क्या कहा है, वृत्त संग्रह कहा है। और साहित्य इतिहास लेखन के संबंध में उपयुक्त बातें किस आलोचक ने कही है, तो ये शुक्ल जी ने, जैसा कि अभी मैंने बताया। तो ये जो पूरा पूछा गया है आप देख सकते हैं कितना लंबा ये कोटेशन है। तो ये पूरा जो है शुक्ल जी के बुक से
उठा लिया गया है और रख दिया गया है सीधा, तो महत्वपूर्ण है। चलिए, तो आपको ध्यान में रखना है इसे। शुक्ल जी का ये है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वज्र का कृष्ण संप्रदाय हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण निम्नलिखित में से किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है? तो किसने सुझाया है वज्र का कृष्ण संप्रदाय? तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है। अब देखिए, थोड़ा सा इनको देखना महत्वपूर्ण है जॉर्ज ग्रियर्सन के काल विभाजन को, क्योंकि यहाँ से बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, चारण काल जो कि 700 से 1300 ईस्वी तक माना गया है। अब 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जैसी की प्रेम कविता, वज्र का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो देखिए कि टोटल ये 11 भागों में बांटा गया है जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा काल विभाजन को। तो इतना ही दिया गया है, इसीलिए यही सबको देखते हुए कौन कह डाले? तो रामचंद्र शुक्ल ने कह डाला कि ये तो वृत्त संग्रह है, सिर्फ उठाकर रख दिया गया है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो नयापन दिखे। टोटल वृत्त संग्रह की संज्ञा को रखा गया है, जैसा कि शुक्ल जी ने कहा है अपनी वाणी के माध्यम से। तो हालांकि जो भी है वो तो उनकी बात रही, लेकिन आपको ये काल विभाजन और नामकरण जो 11 पॉइंट दिए गए हैं सभी को ध्यान में रखना है, प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि द्रव्य स्वभाव प्रयास यानी कि द्रव्य स्वभाव प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्राकृत में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया है? तो ये माइल धवल ने किया है, और ये प्राकृत में किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि द्रव्य स्वभाव प्रयास यानी कि द्रव्य स्वभाव प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्राकृत में माइल धवल ने रूपांतरित किया है। द्रव्य स्वभाव प्रयास अपभ्रंश भाषा में है, ठीक है। और कृति के लेखक कौन थे? तो ये देवसेन हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी प्रसिद्ध कृति क्या है? तो श्रावकाचार्य है, और जिसमें 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। श्रावकाचार्य को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है, ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। देवसेन कृत अन्य ग्रंथ है नय चक्र, दर्शन सार और भाव संग्रह और आराधना सार तथा तत्वसार। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे प्रश्न से रिलेट करते हुए। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन किया गया है? तो ये परीक्षा गुरु है। परीक्षा गुरु जो कि 1882 में प्रथम अंग्रेजी ढंग का उपन्यास माना गया था रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर दे भी दिया गया है कि रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। तो आगे है भाग्यवती जो श्रद्धाराम फिल्लोरी का उपन्यास है, और नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट द्वारा, तथा श्यामा स्वप्न जो है जगमोहन सिंह, ये उपन्यास है। तो सभी को हमने देख लिया। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा नाटक उदय शंकर भट्ट का नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है, इसीलिए थोड़ा सा ठहर के आपको आंसर देना है। तो विश्वामित्र हो जाएगा, राधा, मत्स्यगंधा, ये सभी इनके नाटक हैं। लेकिन नारद की वीणा जो है ये नहीं है, क्योंकि नारद की वीणा जो है ये 1946 की नाटक है, लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और उदय शंकर भट्ट का अन्य नाटक देख लें, विश्वामित्र है, मत्स्यगंधा है, राधा, विक्रमादित्य, दाहर या सिंधपतन, सागर विजय तथा मुक्तिपथ, ये इनके अन्य नाटक हैं। तो इन्हें भी ध्यान में रखना है आपको। अगला है अपने मनोवैज्ञानिक मनोविकार संबंधी निबंध करुणा में रामचंद्र शुक्ल ने निर्धारित किया है कि क्या किया है? करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है,
करुणा पात्र अथवा विषय के दुख मात्र से उत्पन्न होता है। आगे ऑप्शन है करुणा का प्रसार सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। और करुणा का आलंबन विषय करुणा करने वाले यानी कि आश्रय के प्रति कृतज्ञ होता है। तो उपयुक्त में से कौन सा शुक्ल जी का मंतव्य इसमें नहीं रहा है, तो यानी कि कौन कौन सा रहा है ये तो देख लेते हैं। तो इसमें जो सी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि आपको मैंने कितनी ही बार बताया निगेटिव पॉइंट जहाँ आपको दिखे तो आपको समझ जाना है कि उसमें कुछ तो फॉल्ट है, तो आपको उसको काट छाट कर ही ध्यान में रखकर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सी ऑप्शन गलत है, क्योंकि दिया जा रहा है कि करुणा का प्रसार सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। कैसे आवश्यक नहीं है? करुणा के बिना जीवन में कुछ नहीं है। बिना करुणा के आपका जो व्यक्तित्व है वो एक इंसानियत जो है वो कहीं ना कहीं आपसे हट जाएगा। तो करुणा हर इंसान में देखने को मिलती है, चाहे वो इंसान के लिए हो या फिर किसी वस्तु के लिए हो या समाज के लिए हो। तो करुणा बहुत ही ज़रूरी है सामाजिक जीवन के प्रसार के लिए। तो ये रही बात, लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। बाकी सभी पॉइंट इसमें सही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन तो देख ही लिया हमने। आगे है निम्नलिखित में से किस उपन्यास में बाल वैषंधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया है? तो ये जो है शेखर एक जीवनी जो कि अज्ञे का है 1940 और 44, यानी कि 2 भाग इसके निकले हैं। तो ये अज्ञेकृत है और शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक अज्ञे हैं। और ये जो है मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है जिसमें प्रमुख पात्र शेखर और शशि हैं। त्यागपत्र जयवर्धन जनेन्द्र तथा पर्दे की रानी जो है ये इलाचंद जोशी का उपन्यास है। तो त्यागपत्र और जो जयवर्धन ये किसका है? जनेन्द्र का है। और पर्दे की रानी ये इलाचंद जोशी जी का उपन्यास है, ये भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है मैला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं है, तो ये श्रीधर और सरस्वती नहीं होंगे। बाकी बात प्रशांत और कालीचरण, कमली और सुमृत दास, हरगौरी सिंह और मंगला देवी, ये सारे मेला आंचल के पात्र हैं। और जो श्रीधर और सरस्वती हैं ये किसके पात्र हैं? यह पथ बंधु था, नरेश मेहता जी का एक उपन्यास है, ये इसी के पात्र हैं। तो इसमें शायद दिया ही होगा, हाँ ये 1954 का है मैला आंचल। तो ये पहला आंचलिक उपन्यास है, ध्यान में रखना है। और ये श्रीधर और सरस्वती जो पात्र हैं यह पथ बंधु था उपन्यास के पात्र हैं, जो कि नरेश मेहता जी का उपन्यास है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, तो थोड़ा सा इसका विशेषता पे भी ध्यान रखना है आपको कि नई कहानी जो है ये क्या है कि किसी आग्रह की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ बोध, और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग है जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। तो ये नई कहानी की विशेषता है, तो ये भी ध्यान में रखना है। और ये जो कथन है नई कहानी के संदर्भ में किसकी है? तो ये कमलेश्वर का है। तो ये नई कहानी की विशेषताएं भी हैं, तो ध्यान रखना है। इसे सिर्फ कोटेशन के रूप में नहीं लेना है इसे। और ये जो है कमलेश्वर का है। भैरव प्रसाद गुप्त की नई कहानी पत्रिका में नई कहानी का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो 1956 से माना जाता है। और राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर जो है नई कहानी के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो इनके तीनों को नाम को ध्यान में रखना है, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्या है? शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष, अर्थात कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को शक्ति कहते हैं। तो प्रतिभा के विषय में उक्त जो उदाहरण है किस आचार्य का है? तो ये आचार्य मम्मट का है।
चलिए अगले देख लेते हैं प्रश्न को क्या है। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रसों की संख्या 8 मानी है? तो ये दंडी ने मानी है। आचार्य दंडी ने रसों की संख्या 8 मानी है और आचार्य भरत मुनि ने भी रसों की संख्या 8 मानी है। तो इसे ध्यान में रखना है कि भरत मुनि के अलावा दंडी भी ऐसे आचार्य रहे हैं जिन्होंने रसों की संख्या 8 मानी है। वो रस कौन कौन से हैं? श्रृंगार, हास्य, करुणा, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत, रौद्र। ठीक है। और अन्य कवि के अनुसार रसों की संख्या में धनंजय ने 9 माने हैं, रुदट ने 10 माने हैं और अभिनव गुप्त जो हैं ये 9 माने हैं। तो दंडी और भरत मुनि ने 8 रस माने हैं, इसे ध्यान में रखना है थोड़ा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही जो है, आइए रिचर्ड की प्रसिद्ध कृति का नाम द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म नहीं है। तो ये तो है ठीक है, लेकिन ये भी है, तो इसे भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये तो गलत हो गया। आइए रिचर्ड्स का आलोचनात्मक लेखन कार्य 19वीं सदी के अंत तक समाप्त हो गया। तो नहीं, ऐसा नहीं था। आइए रिचर्ड जिसे संप्रेषण कहते हैं वह भारतीय काव्य शास्त्र के साधारणीकरण का ही एक रूप है। तो ये सही है। रिचर्ड का एक सिद्धांत मूल्य सिद्धांत है जिसका मनोविज्ञान से कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल है। तो ये भी गलत हो जाएगा, तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। रिचर्ड्स ने मूल्य सिद्धांत तथा संप्रेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और इनका प्रमुख ग्रंथ जो है द मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923, साइंस एंड पोएट्री और बियॉन्ड एंड इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग, तो ये इनके अन्य ग्रंथ हैं, तो ध्यान रखना है। अगला देख लेते हैं। बिंबवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस आचार्य से है? ये एजरा पाउंड द्वारा दिया गया है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है इसे। पाश्चात्य समीक्षक से सारे प्रश्न है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं क्या है कि आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। तो सांस्कृतिक पहचान के लिए संघर्ष बिल्कुल नारियां करती हैं। आदिवासी विमर्श ये तो महत्वपूर्ण है, तो ये होगा ही। जनजातियों के विस्थापन का त्रास बिल्कुल होता है। सत्ता के प्रति मोह, ऐसा नहीं है, सत्ता के प्रति मोह यहाँ पर नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हालांकि अभी देखा जा सकता है कहीं कहीं, लेकिन आदिवासी विमर्श के ध्यान में रखकर ये बातें पूछी जा रही है, तो ऐसा नहीं है कि सत्ता के प्रति मोह है। ठीक है। जल जंगल जमीन पर अधिकार, तो ये बिल्कुल है। तो सत्ता के प्रति मोह नहीं होगा और बाकी सभी होगा। सांस्कृतिक पहचान के लिए उन्होंने संघर्ष किया है और उनके आदिवासी विमर्श में आप देख सकते हैं। जनजातियों के विस्थापन का त्रास भी उन्होंने झेला है। जल जंगल जमीन पर उनका जो अधिकार किसी और ने किया था, उस अधिकार के लिए वो हमेशा लड़े हैं, अपनी जान भी उन्होंने गंवाई है। तो ये आदिवासी विमर्श की कुछ विशेषताएं हैं, तो ध्यान में रखना है इसे। आगे देख लीजिए कि थोड़ा सा देख लेते हैं ये कि 20वीं सदी के अंतिम दशक में ये शुरू हुआ था और यह अस्मितामूलक विमर्श भी है और इसके केंद्र में आदिवासियों की जल जंगल और जमीन की चिंताएं हैं। आदिवासी विमर्श आदिवासी अस्मिता की पहचान है और उसके अस्तित्व संबंधी संकट और उसके खिलाफ जारी प्रतिरोध का एक साहित्य भी है, तो ध्यान रखना है इसे। अगले देख लेते हैं कि क्या है कि हमारे समाज के पुरुष के विवेकहीन जीवन का चित्र देखना हो तो विवाह के समय गुलाब सी खिली हुई स्वस्थ बालिका को 5 वर्ष बाद देख लीजिए। उस समय असमय प्रौढ़ हुई दुर्बल संतानों की रोगनी पीली माता में कौन सी विवस्था, कौन सी रुला देने वाली करुणा ना मिले। तो ये हमारे समाज के पुरुष के लिए महादेवी वर्मा जी ने ये कही है बात और इसमें वास्तविकता भी बखूबी है। हालांकि अब ऐसी स्थिति नहीं है, चेंज हो गई है, लेकिन फिर भी आप कहीं गांव कस्बे में जाइएगा तो ऐसी स्थिति आपको ज़रूर देखने को मिल ही जाएगी। लेकिन अब हमारी जो माताएं बहनें हैं वो जागरूक हो गई हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी सी बदली है। लेकिन आप सोचिए कि महादेवी वर्मा जी के
जब वो होंगी तो उनके जो नज़रिए में उन्होंने देखा है, जाना है और समझा होगा, उनके वचनों को देख सकते हैं आप कि कितना उनको ये चीज़ अंदर से, यानी कि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो जून में भी दिया था मैंने एग्ज़ाम, तो ये प्रश्न जब आया था तो मैंने भी इस पर बहुत ही विचार किया था कि सही बात है। तो फिर मेरे भी नज़र में वो सारी चीज़ें घूमने लगी जो मैंने किसी माता बहनों को देखा था उस स्थिति में, जो यहाँ पर दिख रही है। तो मुझे बहुत ही अंदर से दर्द भी लग रहा था कि मेरे साथ ही हो रहा है ये, इस सब घटनाएं जो हो रही थी। तो कहीं ना कहीं ये हर औरत को रुला देने वाली करुणा ही है। तो सही बात कही है इन्होंने, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि अभी जो समाज है वो चेंज हो रहा है, अब माताएं बहनें जो हैं उस स्थिति में नहीं है जो यहाँ पर दिखा गया है। लेकिन सही बात है कि विवाह के समय जो गुलाब सी खिली हुई आप लड़की को देख सकते हैं और 5 साल के बाद उसे आप देखेंगे तो आप देख लीजिए कि कितना ही वो कहीं ना कहीं ये सब सारी चीज़ें किसी गांव कस्बे में आपको नज़र बखूबी आ ही जाएगी। चलिए, इसके बारे में सभी को पता ही है। थोड़ा सा ये जागरूकता का भी प्रश्न है यहाँ पर जो कि महादेवी वर्मा जी ने उठाया है। तो ऐसी स्थिति अभी भी है कहीं ना कहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इनकी कुछ रचनाएं हैं। निहार, रश्मि, निर्जा, सांदगी, दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा, ये कुछ महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं, तो साथ में ध्यान रखना है। आगे प्रश्न है कि स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। देखिए, अब की विमर्श से आदिवासी विमर्श पूछा गया, अब स्त्री विमर्श भी पूछ लिया गया। तो सतीत्व की स्त्रीत्व ये नहीं है, बाकी स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वीकार्यता, सामाजिक वर्जनाओं से मुक्ति और परिवार संस्था का जनतांत्रिककरण। तो ये है स्त्री विमर्श की मूल स्थापनाएं। तो स्त्री विमर्श जो है शुरुआत में हिंदी इसके लिए नारीवाद या मातृ शतात्मक शब्द का भी इसमें प्रचलन देखा गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि ऊपर हमने देखा। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। मार्क्सवादी दर्शन के किस पक्ष से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की असहमति थी? तो ये क्रांति में हिंसा का प्रयोग, तो श्रम की गरिमा हो, इसमें सहमत थे वो। वर्ग विहीन समाज की स्थापना करने में भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी अम्बेडकर जी ने, और शोषण विहीन समाज की भी स्थापना। तो ये सभी चीज़ें आप अवगत होंगे। ये आपको यूनिट 4 में नज़र आएगी जब आप गांधी जी, भीमराव अम्बेडकर, लोहिया दर्शन आदि इस तरह की जितने भी दी गई है 4 यूनिट 4 में यूजीसी नेट के, तो उसमें आप बखूबी इन चीज़ों को जाने होंगे, समझे होंगे और बहुत सी नई चीज़ें भी आपको सीखने मिली होगी इनके विमर्श के बारे में। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बातें हैं। हालांकि यूनिट 4 से पहले प्रश्न नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब पूछे जाते हैं, तो उनको छोड़कर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है एग्जाम में, उनको देखकर ही जाना है। आगे देख लें कि अन्य मार्क्सवादी पक्ष श्रम की गरिमा, वर्ग विहीन समाज की स्थापना, शोषण विहीन समाज की स्थापना, ये सभी अम्बेडकर जी की इसमें सहमति थी। तो इनके लिए तो इन्होंने कदम भी उठाए थे बड़े बड़े और दिखाया भी इन्होंने करके बहुत चीज़ें। चलिए अगला प्रश्न है। खरी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला है। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्ण वृत्तों में है, जिसमें अधिक परिमाण में रचना करना कठिन काम है। तो रामचंद्र शुक्ल ने यह मत किस ग्रंथ के लिए कहा है? तो ये परिप्रवास जो कि हरिओद का है और इसकी रचना 1914 में की गई है। खरी बोली की रचना है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और हरिओद जी का थोड़ा सा देख लेते हैं कि मैंने श्री कृष्ण को इस ग्रंथ में एक महापुरुष की भांति अंकित किया है, ब्रह्मा के रूप में नहीं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है क्योंकि महत्वपूर्ण कथन है, इसीलिए मैंने यहाँ पर देखा। कृष्ण के चरित्र की तरह प्रिय प्रवास की जो राधा के चरित्र में नवीनता है, उसमें विरह की विकलता नहीं है, व्यथा की गंभीरता ली गई है। तो ये थोड़ा सा इन्होंने बताया है
प्रिय प्रवास के संदर्भ में हरियोत जी ने। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है। तो ये शुद्ध कविता की खोज जो है ये मुक्तिबोध की नहीं है। तो ये जो है ये दिनकर की रचना है शुद्ध कविता की खोज। और चांद का मुंह टेढ़ा 1964 का है। काट का सपना, कमायनी, पुनः विचार, ये सारे मुक्तिबोध की रचना है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, सभी महत्वपूर्ण आलोचक रामबिलास शर्मा, मुक्तिबोध हो गए और शुक्ल जी, तो जितने भी नामवर सिंह और वाजपेयी जी हैं, तो इन सभी की रचनाओं को आपको देखना है और ध्यान में रख कर ही जाना है एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण है सभी रचनाएं इनके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ एक नए सीरीज के साथ। तब तक बने रहें चैनल के साथ, और चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, और अपने फ्रेंड तक भी इसे शेयर ज़रूर से करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। यहाँ पर आप BPSC Tier 4, TGT, PGT 6 to 8, TSSV और सेकेंड ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर UGC नेट, ये सभी के लिए कक्षाएं हैं। तो बिल्कुल आप इसे देखें और आप इसका अध्ययन भी करें। सेल्फ स्टडी इज़ द मोस्ट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और इसके साथ ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पर। बने रहें इस चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।